और मैंने उस लम तुझे प्यार किया और तूने उस लम मुझे धोखा दिया। तूने किया ये क्यों किया? What a song baby song by Normax Sound Teacher Max. Yo yo बोले बच्चन जी मेरे महबूब कयामत होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एटम चैप्टर को डिटेल में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और ये बोर्ड्स 2022-2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है डिटेल वन शॉट। तो अगर आप इस वीडियो को देख ले तो आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को एंड तक के जरूर देखें। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो एक नया डेडिकेटेड चैनल के लिए बनाया गया टेलीग्राम चैनल है। अपने प्यारे से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फिजिक्स रिलेटेड मैं आप लोग के लिए वीडियोस यहां पे लेकर आते रहूंगा, आपके लिए क्लास 12 सीयूईटी और नीट के लिए भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग को इस पूरे के पूरे चैप्टर को देखने के बाद यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज जरूर करनी है। मतलब इस एटम चैप्टर को आप वन शॉट के थ्रू देख लोगे, उसके बाद ओसवाल गुरुकुल की एक तगड़ी बुक जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, इसके थ्रू आप एटम चैप्टर के अंदर जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सबकी प्रैक्टिस कर लेना। सफिशिएंट है, तगड़े वे में आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप लोग के लिए सारे एमसीक्यूज मैं खुद लाइव सेशन के थ्रू आप लोग के लिए कवर अप करवाऊंगा। तो ये एक स्पेशल सेशन जो एमसीक्यू का, ये आप लोग का होने वाला है बहुत जल्दी। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप लोग इसको लाइव भी अटेंड कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो रिकॉर्डेड भी इसको देखकर अपनी प्रिपरेशन तगड़ी वाली कर सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में गए ना, वहां पे इन्विटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम जकी लिख देना, काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। सो चलिए कवर अप करते हैं एटम चैप्टर को। एटम चैप्टर फिजिक्स का 12th नंबर का चैप्टर है और क्लास 12 के लिए भी, और इसको प्रेजेंट कर रहा हूं मैं आप लोग के लिए प्यारे तरीके से, और बहुत मजा भी पूरे के पूरे लेक्चर में आने वाला है। जितना ज्यादा सिंपल हो सकता है उतना ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट पे देखने आने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते आगे की तरफ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे फॉलो अप कर सकते हो इंस्टा पे, और साथ में आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल दोनों में ज्वाइन हो सकते हो। सो आप लोग को सारी अपडेट्स मिलते रहेगी, और एग्जाम आने वाला है, काफी सारी चीजें आने वाली, फ्री क्लासेस से लेकर बहुत सारी चीजें, सबके अपडेट्स यहाँ पे चैनल पे मिलने वाले हैं और ग्रुप पे भी। साथ में आप लोग मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो अप कर सकते हो, जहां पे मैं ढेर सारी फ्री क्लासेस आप लोग के लिए लेने वाला हूं इस पूरे महीने में। तो यार जरूर आइएगा, और सारे के सारे जितने भी लिंक्स वगैरह है सबके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक्स दिए, जाके ज्वाइन मार सकते हो। सो चलिए कवर अप करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने के वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर आप लोग को रिलाय करने वाला है। साथ में बोर्स के मॉडल को देखेंगे, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उन सभी चीजों को, और इसके अंदर जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल कोर्स रहेगा, बहुत मजा आने वाला है, और पूरा मीम मटेरियल के साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम की तरफ। तो काफी ज्यादा मजेदार तगड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। पहले एकदम से एक्सपेरिमेंट में आने से पहले थोड़ा सा यार एटम के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये एटम होता क्या है। तो इट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, हैविंग द कन्फाइंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, सराउंडिंग बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब दुनिया में जो भी चीज है वो सब मैटर से बनी है, और जो मैटर है वो एटम से बना हुआ है। तो एटम के अंदर क्या क्या होता है आज के टाइम हम सभी लोग जानते हैं कि एक एटम के अंदर बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और उसके अराउंड पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करे थे कि मानो जैसे कि सन बीचों बीच है और उसके अराउंड पे प्लैनेट्स घूमते हैं। आप लोग की लैंग्वेज में कहूं तो कोई नेगेटिव चार्ज है जो पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रही है, और काफी सारे लड़के उसके अराउंड घूम रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरे ख्याल से आई होप यहां तक के समझ में आ चुका हूं आप लोग को। तो एटम क्या है, और एटम की छोटी मोटी डेफिनेशन गलती से पूछ लिया तो पूछ ले, वरना मुश्किल है कि एटम की डेफिनेशन पूछेगा। अब यार एटम की डिस्कवरी या उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में एनालिसिस किसने किया था? तो सबसे पहले जे थॉमसन ने इसके बारे में बताने की कोशिश करे थे। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, आई थिंक 9th क्लास में, कि यार जे थॉमसन ने ऐसा बताया था एटम के बारे में कि एटम के पूरे एरिया में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट रहता है, और नेगेटिव चार्जेस बीच बीच में इस तरीके से गड़े रहते हैं। मतलब क्या, जैसे कढ़ाई है, पूरे कढ़ाई में तेल डाल दिया गया, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बीच में जो जलेबी अब तली जा रही है वो क्या है, वो है आप लोग के इलेक्ट्रॉन। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।
इस तरीके का जो थ्योरी दिया थे वो किसने दिए थे? जे थॉमसन ने दिए थे। लेकिन उसके बाद उनके स्टूडेंट आते हैं जे थॉमसन के, उनको ऐसा लगता है कि अरे यार थॉमसन साहब ने कुछ ना कुछ गलत करे हैं, तो एक काम करते हैं, फिर से क्यों ना हम एक और बार एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। और रदरफोर्ड को ऐसा लग रहा था, समझ रहे हो ना, साइंटिस्ट है भाई, लगता है, तो ऐसा लग रहा था उनको कि भाई जो एटम है उसके बीचों बीच कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। इस वजह से उन्होंने उनके 2 स्टूडेंट्स को ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराने को दिए थे। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूड हुआ और एक्चुअल में उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ उसको चलिए जानते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट से स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में काफी सारा डीप स्टडी और नॉलेज हम लोग को प्रोवाइड हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज रदरफोर्ड ने सजेस्ट करते उनके स्टूडेंट्स को करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट हुआ था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का, इसके अंदर उन्होंने करे ये थे, उन्होंने एक सोर्स लिए थे जो कि एक अल्फा पार्टिकल था जिसकी एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में थी। और एक्चुअल में कराया क्या जा रहा था तो समझने की कोशिश करो। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग दनादन दनादन दनादन, भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी गोल्ड फॉइल के ऊपर करवाई जाने वाली थी। और ये जो गोल्ड फॉइल थी ना, ये सिंगल लेयर थी। अब सिंगल लेयर का मतलब क्या? अब जैसे देखो यार, कोई गोल्ड की फॉइल है जिसमें यहाँ ढेर सारे एटम इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से अरेंज होंगे। आपने क्या किया, गोल्ड की फॉइल को लिए, धड़ाधड़ हथौड़ा मारे जिससे कि उसमें सिंगल लेयर्ड एटम इस तरीके से बन गए। तो ये है सिंगल लेयर्ड गोल्ड फॉइल। इस तरीके से समझ में आया मेरी बात यहाँ तक के? ओके। तो यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल थी उसकी थिकनेस थी 10⁻⁻8 मीटर की। तो ये गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की दनादन बॉम्बार्डिंग कराई जाने वाली थी और ये चेकआउट किया जाने वाला था कि क्या होने वाला है ऐसा। तो रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करे थे कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स लो और उससे बॉम्बार्डिंग कराओ गोल्ड फॉइल के ऊपर और बीच में लेड की ब्रिक्स लगा दो, सो दैट जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना डेविएट हुए सीधा चले जाए। साथ में लेड ब्रिक्स का यूज करने का एक और रीजन था कि यहाँ से जितना भी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब भी किया जा सके, मतलब समझ रहे हो ना, बाहर ना डेविएट हो। तो यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल सीधा जाना था और हिट करना था किसमें? गोल्ड फॉइल में। तो सेम टू सेम हुआ यही। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई गई गोल्ड फॉइल के ऊपर। और याद रखिएगा कि यहाँ पे ना गोल्ड फॉइल के अराउंड में इस तरीके से ZNS की स्क्रीन लगा दी गई थी। अरे पूरी आइसक्रीम आज ही बेच लो। One eternity later. तो यहाँ पे एक ZNS की स्क्रीन लगाई गई थी। ZNS की स्क्रीन इसलिए लगाई गई थी, देखो कुछ इस तरीके से, ये अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग होने वाली है गोल्ड फॉइल में और इस तरीके से एक स्क्रीन लगा दी गई थी ZNS की। ZNS की स्क्रीन इसलिए लगाई गई थी कि जब अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड होंगे और कहीं पे भी जाएंगे और कहीं पे भी डेविएट होंगे, सीधे चले जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे, जहां पे भी हिट मारेंगे, तो वहां पे फ्लैश होने वाला है। सो दैट हमको ये समझ में आ सके कि अल्फा पार्टिकल अच्छा सीधा गया, अच्छा इधर गया, अच्छा उधर गया। अच्छा, अब इसको कैसे देख सकते हैं? इसको देखने के लिए कुछ ना कुछ एक औजार की जरूरत पड़नी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिटेक्टर के तौर पे माइक्रोस्कोप का यूज करे थे, सो दैट हम लोग झाँक झाँक के देख सके कि कहाँ पे यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। तो एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में हुआ ये कि जब बॉम्बार्डिंग हुई दनाई दन, तो हुआ ये कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे चले गए और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे 0.14% के जो डेविएट हो गए थे, जो सीधे नहीं गए। तो याद रखिएगा इस एक्सपेरिमेंट में 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे और सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए थे अपने पाथ से। तो ये पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट था और जो डेविएट हुआ वो कोई भी एंगल से हो सकता है, एंगल थीटा, वो 90 हो, 180 हो या कुछ भी हो। तो हम लोगों ने मान लिया कि एंगल थीटा से ये स्कैटर्ड हुए, मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए, तो उसको हम लोगों ने कहा क्या? स्कैटरिंग एंगल। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसको एक 3D पर्सपेक्टिव से आप लोग ये डायग्राम से समझ सकते हो कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं और सीधे जा रहे हैं और गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं। देखो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए और कुछ अल्फा पार्टिकल इधर उधर डेविएट हो गए। क्लियर है यहां तक के? याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे, डेविएट नहीं हुए थे। 0.14% अल्फा पार्टिकल ये डेविएट हुए थे अपनी जगह से और ये ZNS की स्क्रीन लगा दी गई थी सो दैट जहां पे भी अल्फा पार्टिकल जाके हिट करेगा तो वो ब्लिंक करेगा, सो दैट आप लोग को एक फ्लैश दिख सके, सो दैट कि यार अच्छा अल्फा पार्टिकल सीधा है, अच्छा अल्फा पार्टिकल इस एंगल में है, इस तरीके से आप लोग उसको समझ सको। तो चलिए समझते हैं कि आखिर उस गोल्ड फॉइल के अंदर के एटम के साथ जब अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग कर रहा था तो हो क्या रहा था। तो चलिए समझते हैं। जैसे ही देखो आप लोग यहाँ पे गोल्ड फॉइल, सिंगल लेयर्ड गोल्ड फॉइल की ये क्या है? पूरी की पूरी एक लेयर है। इसको जूम करके देखते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करे, कोई एक स्पेसिफिक एटम ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये स्पेसिफिक एटम ले लिया, जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। अब इसमें हो क्या रहा है चलिए समझते हैं। तो जैसे भी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गुजर रहे थे ना, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स देखो पॉजिटिव चार्ज से दूर होके गुजर गए। तो इससे हुआ ये कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो पॉजिटिव चार्ज के आसपास आए, सिर्फ वही डेविएट हो रहे थे इधर उधर। समझ में आ रहा है मेरी बात? जो इसके
इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, बीचों बीच हिट मार रहे थे तो बाउंस बैक हो जा रहे थे, लेकिन जो इधर उधर जा रहे थे वो तो यार सीधी बात है कि वो तो सीधे चले जाएंगे क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे डेविएट कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कोलम्बियन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि जब भी अल्फा पार्टिकल कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के करीब आ रहा है तभी वो डेविएट हो रहा है। तो यहां से हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करे, जो हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट है उसमें हम लोगों ने ये देखे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो 99% अल्फा पार्टिकल वो बिना डेविएट हुए सीधे चले गए। इसका मतलब ये था कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है और जो 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हुए थे अपनी जगह से, जो एक डिग्री से ज्यादा का एंगल बना के गए थे, वो 90 डिग्री भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जो 0.14% अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हुए वो कब हुए, जब वो डायरेक्टली हिट किए थे किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, तभी वो इधर उधर डेविएट हो। बाकी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम जगह जो एटम के अंदर है वो खाली है। और इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ये चीज समझने की कोशिश करे कि हर 8000 अल्फा पार्टिकल जो जा रहे थे धान 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 धान, उनमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल डेविएट करते हुए गया। मतलब क्या, इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल आया और 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल प्रोड्यूस करके गया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ एक ही था 8000 में से 8000 बार अल्फा पार्टिकल, उसमें से कोई एक ही जो था वो 90 से ज्यादा का एंगल क्रिएट करके बाउंस बैक हो रहा था, डेविएट हो रहा था, बाउंस बैक नहीं। इसी के साथ साथ 1 मिलियन में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा था अपनी जगह में। समझ में आ रहा है, मतलब 180 डिग्री से भी ज्यादा एंगल बना रहा था। और वो कब बना सकता है, जब बीचों बीच हिट करे न्यूक्लियस से, तभी वो बाउंस बैक हो सकेगा। मतलब कैसे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे समझने की कोशिश करे थे। अब अल्फा पार्टिकल एकदम बीचों बीच आएगा तो सीधा ही मतलब तमाचा खा के जाएगा ना, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। तो आई होप यहां तक कि आप लोग को समझ में आया, जल्दी बताएं। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई जो हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर, उसमें ऑब्जर्वेशन ये था कि अल्फा पार्टिकल 99% सीधे चले गए, 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, 8000 में से कोई एक ही था जो 90 से ज्यादा का एंगल क्रिएट करके गया, और 1 मिलियन में से कोई एक था जो बाउंस बैक हुआ। ये ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड के मॉडल की या अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट की। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट सबसे पहली चीज तो यही निकला कि ये समझ में आया कि एटम के अंदर 99% स्पेस खाली होती है। और इसी के साथ साथ हमको ये पता चला कि एटम के बीचों बीच बहुत छोटी सी जगह लेकर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है जिसका नाम न्यूक्लियस होता है। इसी के साथ साथ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में ये चीज भी पता लगी हमको कि डिफरेंट टाइप के अगर हम लोग मेटल फॉइल ले तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्कैटरिंग एंगल फॉर्म होगा। अभी गोल्ड लिए तो कुछ और ले ले तो उसके लिए स्कैटरिंग एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और रदरफोर्ड के इस मॉडल में एक और चीज ये प्रूफ हुई कि एटम में बीचों बीच तो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अराउंड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह में रिवॉल्व करते रहते हैं। साथ ही साथ जो रिवॉल्यूशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, देखो यार, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ तो खींचेगा ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया कि इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट न्यूक्लियस अपने तरफ नहीं खींच रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। अरे मतलब जैसे आपकी वाली आपको छोड़कर जा रही हो, आपने उसका हाथ पकड़ लिया सोनम, और सोनम भागना जा रही है वेलोसिटी के साथ, तो सोनम आपके इर्द गिर्द गोल 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 घूमने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि आप अपने तरफ से फोर्स लगा रहे हो और सोनम v वेलोसिटी के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होते जा रही है। तो इसी तरीके से रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है, लेकिन एक स्पाइरल फॉर्म में करता है। अभी समझेंगे ये ड्रॉबैक है कुछ। जैसे आज के टाइम हम समझते हैं ना इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व करता है, वैसे नहीं करता रदरफोर्ड ने कहा, लेकिन करता है। मतलब ये सभी रिजल्ट था। तो एग्जाम में अगर आपसे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पूछे तो आप लोग को ये एक्सपेरिमेंट पूरा समझाना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने समझे, और क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो आपको ये समझाना पड़ेगा, क्या रिजल्ट निकल के आए तो आपको ये समझाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप लोग को अगर थोड़ा बहुत ऐसा समझाना है तो ऐसा भी समझा सकते हो। तो ये था आप लोग का रदरफोर्ड का मॉडल। तो चलिए इसी के अंदर का एक सब टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम लोग R0 से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट FM होती है, ये याद रखना। अब ये क्लोजेस्ट अप्रोच क्या बला है, तो जैसे आप लोगों ने देखे रदरफोर्ड का जो मॉडल था वहां पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहे थे किसके ऊपर, एक स्पेसिफिक एटम के ऊपर। तो आप लोग समझने की कोशिश करो, अल्फा पार्टिकल किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा होगा, फुल स्पीड में भाग के जा रहा होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी। लेकिन अल्फा पार्टिकल बढ़ किसकी तरफ रहा है, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है। न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव है। अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे भाई, रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। भाई मैं पॉजिटिव तू पॉजिटिव, चल निकल। अरे दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते ना भाई, दोनों एक जैसा नेचर है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो जब अल्फा पार्टिकल फुल काइनेटिक एनर्जी की स्पीड के साथ न्यूक्लियस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं यहां कह सकता हूं ना कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी, और जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आ रहा होगा तो यहां पे आके काइनेटिक एनर्जी इसकी लो हो गई होगी ना। मतलब ये कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो चीज होती है कि जब
अल्फा पार्टिकल यहां आकर पहुंच गया लेट से यहां तक के, और मान लेते कि अल्फा पार्टिकल बस यहीं तक के क्लोजेस्ट इसके आ पाया, ये है उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस आर नॉट। मतलब क्या कि अल्फा पार्टिकल कम से कम यहां तक पहुंच पाया आर नॉट डिस्टेंस तक की, मतलब क्या न्यूक्लियस से लेकर जहां तक के अल्फा पार्टिकल आया वो उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच है। अरे आप लोग जानते होंगे ना, जब पहली पहली मोहब्बत होती है तो क्रश के पास आप लोग जितना ज्यादा करीब हो सके उतना ज्यादा करीब होने की कोशिश करते हो ना, वो उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच है कि कितना आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक के आप लोग उसके पास तक जा पा रहे हो। तो वही होती है आप लोग की क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग को समझाने की कोशिश करा, यहां पे तो जो आप लोग की काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाई होगी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे आते तक के खत्म हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती होगी। और याद रखने की कोशिश करना, अल्फा पार्टिकल जहां से बॉम्बार्ड हो रहा है वहां से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। क्यों होगी भैया ऐसा? कैसे हम लोग मान ले? अरे न्यूक्लियस बहुत बाटुक से साइज का है, उसके लिए भाई अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है, तो उसके लिए तो इन्फिनिटी टाइप का ही लेंथ हुई ना। इस वजह से हमने माने कि ये इधर पे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे ये, तो इनिशियल पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है इनके बीच की? इन्फिनिटी है। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ गया और जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? आर नॉट। तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने लगाया है एनर्जी जो कि इनिशियल में थी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे स्टार्टिंग में थी, कितनी थी? हाई थी। और यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी होगी आपकी यूएफ प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल में। मतलब यहाँ पे कितनी मिल रही होगी भाई? उसके करीब आते तक क्या आप एकदम से रुक गए ना? बस मैं इससे ज्यादा उसके करीब नहीं जा सकता। मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, तो मैं मान सकता हूं कि फाइनल की काइनेटिक एनर्जी 0 हुई। तो आप सभी लोग जानते हो कि एनर्जी कितनी होती है, तो यू की वैल्यू होती है k q1 q2 अपॉन r। तो ये r कितना है? पहले वाले के लिए कितना था? अल्फा पार्टिकल यहां था, पॉजिटिव चार्ज यहां था, इनकी पीछे डिस्टेंस हमने माने इन्फिनिटी, बहुत दूर दूर है इस वजह से, तो r की वैल्यू इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी किसी के भी अपॉन में आए तो ये टर्म कितनी हो गई? 0। काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है इनिशियल की, फाइनल की तो 0 हो गई। यहाँ पे आप लोग की फाइनल कितना हो जाएगा? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो जैसे आप लोग इसको रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप लोग के पास ये मिल जाएगी। अब आप लोग खुद दिमागदार हो कि भाई ये अल्फा पार्टिकल यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां, तो यहां पे मैं मान सकता हूं कि ये आप लोग का Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा और न्यूक्लियस का चार्ज आप लोग का हो जाएगा Q2। तो चलिए इनको वैल्यू को पुट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग जानते होंगे अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है पॉजिटिव और 2e, और जो सेकंड चार्ज है न्यूक्लियस वो होता है Ze। अभी Z किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के ऊपर, कि किसका न्यूक्लियस है उस पे, वो आप लोग नंबर रख सकते हो। तो यहाँ पे Ze होता है, तो देखो यहाँ पे आपने 2e रखे, Ze रखे, e से e का स्क्वायर हो गया और आपका फॉर्मूला इस तरीके से बन गया, और ये कहलाता है आर नॉट की वैल्यू, और इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना भैया? मैं कल निकालूंगा कि मैं क्रश के कितने करीब गया क्लोजेस्ट अप्रोच से, तो भाई वो नहीं निकल पाएगा, है ना? ये न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की। और यहां से हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करी कि क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड जरूर करता है। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना कम क्लोजेस्ट अप्रोच बनेगा, उतना करीब आप उससे जाओगे, क्लियर है? और जितना कम काइनेटिक, मतलब आपके दोस्त बना, अरे जा जा जा, अरे जाना उसके पास, जाना उसके पास, अगर आपके दोस्तों ने धक्का ढंग से नहीं मार पाए तो शायद आपका जो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है भाई ये सब काम के पीछे। अगर दोस्त आपको ज्यादा धक्का मारेंगे तो आपका क्लोजेस्ट अप्रोच धीरे धीरे करके उसकी डिस्टेंस कम होते जाएगी, एक ना एक दिन आप उसके करीब आ ही जाओगे, वो बात अलग। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। चलो भाई, तो यहां तक क्या आप लोग को चीजें समझ में आ गई? यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मैक्सिमम कितनी होगी? 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अरे नींद वींद तो नहीं आ रही है? तमाचे मारो अपने आप को, पढ़ाई करो भाई, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, मजाक नहीं है, टर्म 2 है। ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। अब चलिए समझते हैं अगले टॉपिक को। इसका नाम है इंपैक्ट पैरामीटर। आखिर ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? मतलब समझने की कोशिश करना। मतलब ये कि देखो, जैसे कि वो पूरे के पूरे ऑडिटोरियम में थी, ठीक है, और वो बीचों बीच बैठी हुई है, और आप ऑडिटोरियम के इधर से निकल रहे हो, भाई वो तो यहाँ बैठी है, आप इधर से निकल रहे हो तो आप सीधे निकल जाओ, कुछ स्कैटरिंग एंगल बनेगा? नहीं भाई, आप सीधे निकल जाओगे ना। लेकिन क्या है कि आप ना उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, जा रहे हो, लेकिन एक डिस्टेंस आई जिसको हम लोग कहें क्या? क्लोजेस्ट अप्रोच। आपका ना यहाँ पे आके दिल टूट गया, अरे बस 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 बस, इससे ज्यादा मैं करीब नहीं जा सकता। वो क्या था? क्लोजेस्ट अप्रोच। और उसके बाद होगा क्या कि ये अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल मारेंगे तो ये डेविएशन होगा तो स्कैटरिंग एंगल फॉर्म होगा। जितना आप उसके करीब जाओगे डर लगेगा तो आप उतनी तेजी से घूम के वापस जाओगे, तो वो क्या फॉर्म हुआ उसका? स्कैटरिंग एंगल। तो चलिए समझते हैं इंपैक्ट पैरामीटर क्या है। तो इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्फा पार्टिकल था जो वेलोसिटी वेक्टर v के साथ बढ़ते जा रहा है,
क्लियर है यहाँ तक कि बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां पे अल्फा पार्टिकल एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक के जाएगा और फिर डेविएट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के, याद रखना क्लोजेस्ट अप्रोच तक के जाएगा और फिर इस तरीके से डेविएट हो जाएगा। देखो इस तरीके से ये गया और यहां पे इस तरीके से डेविएट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंपैक्ट पैरामीटर वो डिस्टेंस होती है जो कि सेंट्रल ऑफ न्यूक्लियस और वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? देखो समझने की कोशिश करो। तो चलिए समझते इसको और अच्छे से कि इंपैक्ट पैरामीटर अगर ज्यादा रहेगा मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा दूर रहेगी, अगर यहां से अल्फा पार्टिकल जाएगा तो सीधा निकल जाएगा ना भाई, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से तो कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं हुआ। तो इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा बड़ा बनेगा स्कैटरिंग एंगल उतना कम बनेगा। तो चलिए इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि बीचों बीच में एक न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में जो ग्रीन वाली डिस्टेंस दिख रही है ना, ये क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस, कि अल्फा पार्टिकल बस यहीं तक के आने वाला है करीब। अब देखो एक चीज समझना, जितना बड़ा इंपैक्ट पैरामीटर रहा उतना कम स्कैटरिंग एंगल रहा ना। देखो यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर कम था। इंपैक्ट पैरामीटर क्या कि अल्फा पार्टिकल इस तरफ बढ़ रहा है और ये सेंट्रल डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कम है। तो देखो एंगल कुछ ज्यादा बना, ये ज्यादा। अब देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा बड़ा बना तो डेविएशन थोड़ा कम हुआ। अब देखो यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर सेंट्रल ऑफ न्यूक्लियस से लेकर वेलोसिटी वेक्टर के बीच की डिस्टेंस पर आप लोग का क्या था? इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा हुआ, इस वजह से अल्फा पार्टिकल सीधा ही चला गया। समझ में आया? तो जितना ज्यादा बी की वैल्यू बड़ी रहेगी, इंपैक्ट पैरामीटर जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा आप लोग का स्कैटरिंग एंगल कम रहेगा, और जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा स्कैटरिंग एंगल उतना ज्यादा बड़ा फॉर्म होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, कमेंट बॉक्स में बता देना। अब चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो रहने वाला है आप लोग का कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, रदरफोर्ड ने हमको काफी सारी चीजों का एक्सप्लेन तो करे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी कर दी है, कहीं ना कहीं हम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में समझाए पूरे के पूरे एटम के, बट इनके ना कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। तो जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है उनका वो ये है कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है, रदरफोर्ड के हिसाब से ऐसा कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर लेगा, लेकिन आप लोग जानते हो कि नील बोर्स ने इस चीज को सही करने की कोशिश करे थे और उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन यहां रदरफोर्ड के हिसाब से ये कहना था कि कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हुए चलता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। अगला जो ड्रॉबैक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को समझा ही नहीं पाए। इनका ये कहना था कि जो मैक्सवेल चाचा आके गए थे उनने ये बताया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो रेडिएशन को एमिट करता है। अरे भाई ये मिर्स में पढ़े थे ना, तो जब रेडिएशन एमिट कर रहा है तो मेरे ख्याल से एनर्जी भी इसकी धीरे धीरे करके क्या होगी? कम होने लग जाएगी। मतलब कि रदरफोर्ड का ये कहना था कि न्यूक्लियस ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसके राउंड एंड राउंड घूमेगा तो, लेकिन धीरे धीरे करके एनर्जी अपनी लॉस करते जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी रेडिएट कर रहा है और कुछ सेकंड के अंदर ये जो है इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कि ये कि आपने आईफोन ऑर्डर करे और डब्बा खोले तो गायब। क्यों? एप्पल के शोरूम पे फोन लगा रहा, भैया वो ना हमने आईफोन बुलाए थे, कहाँ रह गया? तो फिर आईफोन वाला बोलेगा भैया वो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ऐसा था कि जो उसके अंदर के एटम्स थे वो क्या, वो उसके इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में कोलाइड हो गए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो ना मैं रहूंगा ना आप रहोगे। क्लियर? यहाँ तक कि आपने बड़े मुश्किल से किसी क्रश को आपकी गर्लफ्रेंड बनाए और जिस दिन आपने उससे मिलने बुलाया तो रदरफोर्ड का यहाँ पे सेकंड ड्रॉबैक लग गया और खेल खत्म, आप फिर सिंगल हो गए। तो ऐसी गलती ना हो उसके लिए कहीं ना कहीं बोर्स ने सही समझाने की कोशिश करें। अभी देखेंगे हम लोगों ने कि बोर्स ने क्या समझाए थे। तो ये कुछ स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स थे किसके? रदरफोर्ड के। तो यहां तक के था आप लोग का रदरफोर्ड का टॉपिक याद रखना। रदरफोर्ड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन करो, 2 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। साथ ही साथ इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में डेफिनेशन पूछी जा सकती है और छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। साथ में क्लोजेस्ट अप्रोच, उसका जो आप लोग की R0 की वैल्यू आई है उससे छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये चीजें याद रखना। और बाकी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पूछ भी सकता है 4 नंबर के अंदर। तो अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, ड्रॉ करके आना, ऑब्जर्वेशन बताना, रिजल्ट बताना क्या था, जो मैंने आपको शॉर्ट में लिखा थोड़ा इलेबोरेट करके अपने हिसाब से आप लोग एक्सप्लेन कर देना। तो देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से काफी सारी बातें बता दी हमको, किसके बारे में? एटम के बारे में। और हुआ ये कि उनसे ना कुछ चीजों में उनके ड्रॉबैक्स निकल के आ गए, तो उसको सही करने का काम बोर्स ने करे। तो बोर्स एक किस्म से रदरफोर्ड के मॉडल को ही मॉडिफाई करके समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो बोर्स ने सबसे पहली चीज तो हमको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी सर्टन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे आके कोलैप्स हो जाए। जैसे मतलब आप लोग समझने की कोशिश करो, जैसे रदरफोर्ड ने समझाए थे क्या हमको कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और आके कोलैप्स कर जाएगा इस पे। लेकिन बोर्स ने ये कहा है ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, बीचों बीच न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा,
ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और इसी तरीके से बाकी और भी जो स्पेसिफिक आप लोग के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अपने अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, मतलब कि के एल एम एन ऑर्बिट में अपने अपने रिवॉल्व करने वाले हैं और स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यार ये रिवॉल्व करते करते एनर्जी लॉस कर रहे जैसे यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल में हो रहा था। तो ये सबसे पहली बात बोर्स ने रखी थी। वही सेकंड पॉइंट आप लोग के लिए यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन यार जब भी रिवॉल्व करेगा अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, उसकी एनर्जी वहीं पे मेंटेन रहेगी। इसी के साथ साथ जैसे रदरफोर्ड बताना चाह रहे थे कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेडिएशन को एमिट कर रहा है और कोलैप्स हो रहा है, तो रदरफोर्ड के मॉडल को क्लैश करते हुए बोर्स ने ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो कोई भी रेडिएशन यहाँ पे नहीं निकलेगी। पांचट बातें कर रहे थे रदरफोर्ड। और इसी तरीके से बोर्स ने एक और चीज बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे जाएगा या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी पे जाएगा तब वो रेडिएशन को एमिट या फिर एब्जॉर्ब करेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को या रेडिएट करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, या फिर मैं कह सकता हूँ एमिट करता है। कमेंट बॉक्स में बताओ और साथ में ये भी बताना कि अगर वो लोअर से हायर में जाता है तो रेडिएशन एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी तरीके से बोर्स ने एक और चीज कहे थे काफी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर लेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π की। ये कंडीशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन तभी किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, वो बराबर हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आई होप समझ में आया सब लोग को। तो ये डेफिनेशन याद रखना, कई बार आप लोग की पूछी जाती है। तो आखिर वो इक्वेशन क्या है? तो वो है L विच इज इक्वल टू NH/2π, यही कहता है। तो L क्या है? एंगुलर मोमेंटम हो गया आप लोग का, N क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, और H/2π। अब L की वैल्यू क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़े होंगे, शायद याद होगा, तो वो होता था MVR। याद नहीं है तो बस इतना याद रख लेना, इतनी होती थी, और वो हो जाएगी MVR विच इज इक्वल टू NH/2π। कभी कभार ये वाला फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए जानते हैं कि यार कोई भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो आखिर रेडियस कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी, कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितनी टोटल एनर्जी है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले, कैलकुलेशन करने वाले रेडियस की, वेलोसिटी की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और साथ ही साथ टोटल एनर्जी। आप सभी लोग जानते हो कि बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है, जिसका चार्ज कितना होता है, Ze होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E होता है। तो अब एक चीज समझो, इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स याद है आप लोग को, देखो उसके अपने तरफ खींच तो रहा है लेकिन v वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा। वही अभी जो मैंने गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल समझाया उसी से समझने की कोशिश करना। तो आप सभी लोग जानते हो कि यार कहीं ना कहीं इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना लग रहा है, इतना। भाई इलेक्ट्रॉन तभी रिवॉल्व करेगा जब ये कंडीशन होगी, याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की कंडीशन वो ये है। क्लियर है? तो आप सभी लोग जानते हो कि स्पेसिफिक कंडीशन ये हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अरे पहले चैप्टर में पढ़े थे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। याद रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, R2 मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, हाँ अब सही है। क्लियर है यहाँ तक के? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, वो होता है भाई mv²/r। नहीं आ रहे तो याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो E की वैल्यू यहाँ रख दो, C की वैल्यू यहाँ रख दो। मैं जानता हूँ यार कि मैं आप लोग के लिए पूरा लिख कर लाया हूँ, टाइम नहीं हमारे पास, मैं आप लोग को एक एक चीज लिख कर नहीं समझा पाऊंगा, बट मैं आप लोग को डिक्टेट कर दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। समझने की कोशिश करो, टाइम बाउंडेशन है ब्रदर, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इतना निकम्मा या इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ यार। सह लेंगे थोड़ा सा। तो जैसे हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करे तो क्या इस तरीके से हो जाएगी, देखो इस तरफ में आपकी E की वैल्यू आ गई, इधर में आप लोग की ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सबसे पहले R की वैल्यू। तो आप लोग क्या करोगे, देखो Q1 Q2 की जगह पे आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे, Q1 की जगह पे E, Q2 की जगह पे ZE, Z डिपेंड करेगा न्यूक्लियस के ऊपर। तो जैसी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। देखो यार डेरिवेशन में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक थोड़ा सा यार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, काफी लोग को नहीं समझ में आ पाता। देखना ये चीज करना पड़ता है तभी डेरिवेशन सॉल्व होगा। मतलब ये कि जो पहली इक्वेशन है उसका स्क्वायर करना है आप लोग को बोथ साइड, और उसको डिवाइड करा देना है सेकंड इक्वेशन से। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, इस डेरिवेशन में R की वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग को फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करा के सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करा देना। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करा के सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करा। देखो फर्स्ट इक्वेशन थी MVR विच इज इक्वल टू NH/2π, तो NH था 2π था, तो 2 को 4 हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, N² H², यहाँ पे सभी जगह स्क्वायर अपॉन ये पूरी वैल्यू। देखो
ये पूरी वैल्यू आपकी अपॉन में आ गई। अब यहाँ पे आप काटा पीटी करोगे, काटा पीटी करने के बाद आपकी जो आर की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, वो आप लोग की निकल के आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार आर की वैल्यू निकालने को बोल देता है, तो ये डेरिवेशन याद रखना, बेसिक सा है, हलवा डेरिवेशन, कोई टफ नहीं है। परेशान मत होना। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूं, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दूं, भाई मास इलेक्ट्रॉन का पुट कर दूं, पाई की वैल्यू रख दूं, साथ में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दूं, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आर की वैल्यू आएगी वो आती है 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड एमस्ट्रॉन्ग। समझ में आया? और हाइड्रोजन एटम जिसमें आप लोग का जो जेड की वैल्यू 1 होती है, उसके लिए हो जाएगी वैल्यू इतनी 0.53 एमस्ट्रॉन्ग, और इसी को कहते हैं ए नॉट, और इसी को ही कहा जाता है बोर्स की रेडियस। समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं जानता हूं थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पोर्शन है, बोर मत होना भाई, बेसिक सा है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का सब कुछ आ जाएगा। अब देखो यहां से हम लोगों ने आर की वैल्यू निकाल ली, हमको पता चल गया रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। अब समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की जब भी वो किसी भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तब। तो आप लोग को क्या करना है, v की वैल्यू निकालने के लिए जो आप लोग की पहली इक्वेशन थी, इसमें आपको स्पेसिफिकली r की वैल्यू को पुट कर देना, जो अभी निकाले हो आप लोगों ने। तो जैसे आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपके पास v की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। पुट कर देना बेसिकली, देखो ये आप लोग की फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पे जैसी आर की वैल्यू पुट करें तो इस तरीके से हो जाएगा, काटा पीटी करना है तो वी की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में आप लोग की निकल जाएगी। आई होप समझ में आ रहा है। डेरिवेशन आएगा तो कर लोगे, न्यूमेरिकल आया तो बेसिक वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, वैल्यू पुट करना है, वेलोसिटी आप लोग को निकाल लेना है इलेक्ट्रॉन की। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, प्लांक्स कांस्टेंट की, एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास यार वेलोसिटी इतनी आ जाएगी, वो है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी आप लोग की निकल के आ गई इलेक्ट्रॉन की। अब जानते हैं कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप लोग बोल रहे होंगे क्या हवाबाजी चल रही है? भाई ये हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़े, वहां से इक्वेशन आई, ठीक है? नहीं याद है तो याद कर लो। यहाँ पे आप लोग चार्ज कौन सा था, एक फर्स्ट जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो आप लोग एनर्जी यूज कर रहे हो उसमें आप लोग जो चार्जेस को रखोगे वो विथ साइन रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। तो आप लोग पहले चार्ज को क्या रखोगे, -e, और सेकंड वाले को क्या रखोगे, पॉजिटिव Ze। जैसी वैल्यूज को पुट करोगे तो इक्वेशन आप लोग की ये हो जाएगी। अब माइनस सामने चल जाएगा तो माइनस सामने आ गया, और यहाँ पे आर की वैल्यू दिख रही है, जो अब भी आर निकाले थे, इस आर को यहाँ पे पुट कर दो। जैसे आपने पुट करे, काटा पीटी करो तो पोटेंशियल की वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव में। ये आ गई पोटेंशियल की वैल्यू। अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो v की वैल्यू आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। v की वैल्यू भैया कहां से आएगी? अरे भाई मेरे दोस्त, मेरे यार, v की वैल्यू यहां से आप लोग की आ जाएगी। जैसे आप लोग v की वैल्यू को पुट करोगे, आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना इसको, पॉजिटिव। तो जैसे आप लोग यहाँ पे v की वैल्यू को रख दोगे तो आप लोग का काइनेटिक एनर्जी काटा पीटी करने के बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी। देखो अभी यहां से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाली। टोटल एनर्जी क्या होती? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो भाई हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड ऑन कराए, तो आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू इतनी निकल कर आई है। दिख रही है सब लोग को? अब यहाँ टोटल एनर्जी में जो नेगेटिव साइन है वो डिनोट ये कर रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पे बना हुआ है। मतलब क्या कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके रखा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़कर जा चुका है। ये चीज लिख लेना कहीं पे। तो आई होप यहां तक के समझ में आ गया। ऐसे अगर मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जैसी दिखती है। चेक कर लो, ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जैसे दिखती है, नेगेटिव साइन लगा के। इसी के साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी की तरह भी दिखती है। देख लो भाई, 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की तरह। तो इस तरीके से आप लोग इसको डिनोट कर सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होना। अगर मैं इस इक्वेशन पे m की वैल्यू, e की वैल्यू, प्लांक्स कांस्टेंट, परमिटिविटी को पुट कर दूं तो आप लोग के पास टोटल एनर्जी निकल जाएगी -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन ns। तो जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो आपकी इतनी निकल के आएगी। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होंगे, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए निकालू तो z की वैल्यू 1 होगी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालू, मतलब कौन सा जो नीचे में होता है ग्राउंड स्टेट, तो उसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप लोग जानते होंगे ये वैल्यू निकल के आती E1 की। ऐसे अगर आप लोग z की वैल्यू 1 रखोगे हाइड्रोजन के लिए, लेकिन n की वैल्यू इस बार 2 रखोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो डिफर करते
बढ़ते हुए जाएगी और पूरा का पूरा एक आप लोग का स्टेबल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनते जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी में, जब n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करोगे। अभी देखेंगे हम लोग, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो मेरे ख्याल से आप लोग को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, परेशान तो नहीं हो रहे हो यार, ऐसा तो नहीं लग रहा है बोर लग रहा है। एक चीज समझो यार, ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करा देगा। बहुत छोटे छोटे स्पेसिफिक टॉपिक्स है, कोई बड़े डेरिवेशन नहीं है, एक बार समझ में आ जाए तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। बेसिक कैलकुलेशन चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये सब दोगलापन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि आखिर बोर्स ने भी क्या गलतियां करे, उनके भी कुछ ड्रॉबैक थे। भैया ये रदरफोर्ड को सही करने आए थे, इनसे भी कुछ गलतियां हो गई। सबसे बड़ी जो गलती इनसे हुई वो ये हुई कि इनका जो पूरा का पूरा मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले एटम्स थे, उनके लिए ही बोर्स का मॉडल एप्लीकेबल था। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरी चीज ये कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर रहे तो उसके लिए क्या, तो भैया सर खुजाने लग जाते थे बोर्ड्स। इसके साथ साथ जो मॉडल बोर्स ने दिए थे वो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को भी वायलेट कर रहा था। इसके साथ साथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है इसको भी वायलेट कर रहा था। इसी के साथ साथ इसने यार स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की थी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब क्या, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब क्या है, इनके बारे में एलैबोरेट करके एग्जाम में नहीं पूछेगा। बोर्ड्स के जब भी पोस्टुलेट आए तो आपको ये लिख देना है क्या वायलेट कर रहा था। कोई नहीं पूछेगा क्यों नहीं कर रहा था, किस वजह से कर रहा था, बस कर रहा था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस को ये वायलेट, हाइजेनबर्ग को भी कर रहा था और यहाँ पे इनको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कोई भी ये नहीं पूछने वाला है, 2 नंबर में आएगा, बस ये 4-5 पॉइंट लिख देना, नंबर फुल ऑन मिल जाएंगे। परेशान मत हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वैसे भी टाइम कम बचा हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लो और यहाँ पे एक्सप्लेन करके आप लोग एग्जाम में आ जाना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और कवर अप करते हैं अगले टॉपिक को जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं और ये स्पेक्ट्रम बनते कैसे और ये स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले आखिर ये स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। तो स्पेक्ट्रम को समझने से पहले आप लोग को याद होगा क्लास 10 में ये चीज समझ चुके हैं आप लोगों ने, क्या कि यार कोई भी एक प्रिज्म लो और उसके सामने आप लोग व्हाइट बीम ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, को आप लोग यहाँ से फॉल करा दो। जैसे आप लोग यार व्हाइट लाइट को फॉल कराओगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ना स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट आप लोग के कलर्स निकल जाएंगे जो विब्योर के फॉर्म में होते हैं और स्क्रीन में आप लोग को, या मैं कह सकता हूँ इस तरीके से दिखाई देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा विब्योर है ना, जो आप लोग का स्टार्ट हो रहा है वॉयलेट से लेकर रेड तक के, यही आप लोग का व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है जो लगभग 7 कलर्स में स्प्लिट होकर आपको दिखाता है। इसे कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आप लोग के जो सिलेबस में स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्क्राइब किया गया वो 2 टाइप से, एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन। तो इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं, एग्जाम में आप लोग के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आप लोग को बेसिकली समझना ये पड़ेगा कि देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम लोग किसी भी एटॉमिक गैस को हीट करते हैं, किससे, बाय पासिंग दी इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे आप लोग हॉट गैस को यहाँ पे हीट करोगे तो इससे रेडिएशन फॉल होगी और वो जो रेडिएशन निकल रही है, जो लाइट निकल रहा है, वो प्रिज्म्स में जाएगा और डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन होगा तो उसके बाद आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हो, जो स्पेक्ट्रम आप लोग को दिखता है जैसा कंटीन्यूअस फॉर्म में दिख रहा था जब आप लोग एक व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को आप फॉल डाउन करा रहे थे प्रिज्म में, तो ये तो कंटीन्यूअस फॉर्म का बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ये कंटीन्यूअस फॉर्म का नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो कलर बैंड्स है वो गायब शो करेंगे और कुछ ही स्पेसिफिक आप लोग को कलर्स के बैंड यहाँ पे शो करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर फोटोन एमिट होने वाले हैं और वो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी 2 स्टेट के। मतलब क्या कि आप लोग जानते हो कि यार हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आएगा तो यहाँ पे वो एनर्जी को एमिट करने वाला है और वो एमिट जो करेगा वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा और उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करे, जो फोटोन की एनर्जी है विच इज इक्वल टू सेकेंड नंबर ऑफ एक्साइटिंग स्टेट माइनस फर्स्ट नंबर ऑफ एक्साइटिंग स्टेट की एनर्जी। तो आप सभी लोग जानते हो कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, वो होती है एच म्यू और एच म्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। ये हम लोगों ने ईएम वेव्स में देखे थे। आप लोग यहाँ बेसिकली करने क्या वाले हो, देखो यार सीधी सिंपल बात, ये एनर्जी कैसे निकाले हम लोग, ये कैसे निकालेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाले, याद करो, पीछे लो पीछे लो पीछे लो, तो याद आए ये टोटल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट करे थे, यही आप लोग की एनर्जी है। तो 13.6 Z का स्क्वायर n, अब वहां पे n क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा और n1 के लिए फिर आप लोग का ये मतलब इस तरीके से आप लोग का ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग का n था तो ये सेकंड के लिए हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट के लिए हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। या मैं एक काम कर सकता हूँ 13.6 Z स्क्वायर
को यहाँ कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट के अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर बचेगा। अरे भाई ये तो पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए पहले लिख दिए, ये नेगेटिव रहेगा ना 1/n2 का स्क्वायर। इस वजह से आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी फॉर्म हो जाएगी। आप लोग को क्या करना है, जो CH है मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और वेलोसिटी लाइट की, इसको आप लोग को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/λ की वैल्यू आप लोग की ये आ जाएगी। इसमें जो ये 13.6/hc है इसको हम लोग कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जो इसकी वैल्यू स्पेसिफिकली 1.09 × 10⁻7 होती है। याद रखना रिडबर्ग्स कांस्टेंट के बारे में एक आध नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको r से रिप्लेस कर दिया तो r z का स्क्वायर और आपका स्पेसिफिक फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप लोग डिफरेंट वेवलेंथ निकाल सकते हो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एक्साइटिंग स्टेट से लोअर स्टेट पे आता है। तो इसके थ्रू आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो। तो जैसे आप लोग जानते हैं ये आप लोग का स्पेक्ट्रल सीरीज है, हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो मतलब ये ढेर सारे एक्साइटिंग स्टेट्स होंगे और एक ग्राउंड स्टेट होगा। तो ये आप लोग का ग्राउंड स्टेट है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ते जा रही है, समझ में आ रहा है? मैं मान रहा हूं कि यहाँ हर जगह पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हर एक्साइटिंग स्टेट पे। तो मैंने माना कि N1 की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ये कैसे आ रही है भैया, ये आ रही है ये वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे आप लोग Z की वैल्यू 1 रखोगे, हाइड्रोजन के लिए N की वैल्यू 1 रखोगे, सेकंड एक्साइटिंग स्टेट के लिए ऐसे करके आप लोग फॉल करते जाओगे, ऐसे करके आप लोग वैल्यूज पुट करते जाओगे। तो ये जो वैल्यूज है आप लोग की कैलकुलेट होके आते जाएगी। क्लियर हमारे दोस्त? तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो और N इंफिनिटी तक के रखो। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी में तक के बैठा हुआ है। अगर इंफिनिटी में इलेक्ट्रॉन बैठा है तो मैं ये मान सकता हूं कि उस पर कोई भी एनर्जी लग नहीं रही होगी और वो एक किस्म से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन वो निकलने को बेकाब है बस। ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहां से। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे हम लोगों ने समझे क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम। उसमें क्या हो रहा था, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो वो फोटोन को एमिट कर रहा था और अपने स्पेक्ट्रम को शो कर रहा था। क्लियर है? तो अगर मैं मानता हूं कि कोई भी एक्साइटिंग स्टेट से, चाहे वो इन्फिनिटी पे हो, सेकंड एक्साइटिंग स्टेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस सीरीज को कहेंगे लेमन सीरीज। और यहाँ पे जो लाइट एमिट होगा वो होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसी तरीके से जब कभी लाइट कहीं से भी कोई भी एक्साइटिंग स्टेट से n की वैल्यू 2 या फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में आएगा तो इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। यहां से जो एमिशन होगा वो होगा विजिबल लाइट का, जो आप देख सकते हो। और कहीं से भी लाइट अगर n की वैल्यू 3 वाली जगह पे आएगा तो उसको कहेंगे पैस्चन सीरीज। और यहां से जो एमिशन होगा उसे कहा जाएगा इंफ्रारेड। इसके साथ साथ फिर आप लोग का n की वैल्यू 4 पे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा कोई भी एक्साइटिंग स्टेट से तो वो ब्रैकेट सीरीज कहलाएगी और यहाँ पे भी इंफ्रारेड ही एमिट होती है। इसी के साथ साथ कहीं से भी अगर n की वैल्यू 5 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो तब भी यहाँ पे इंफ्रारेड ही निकलेगा और उसको फंड सीरीज कहते हैं। आई होप आप लोग को यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आया। एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है, आप लोग को बनना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी को भी। और जब कभी आप लोग को स्पेसिफिक लेमन सीरीज के लिए ये वाले फॉर्मूले को डिजाइन करना है तो आप लोग को यहाँ पे कर सकते हो। मतलब क्या, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट क्या रहेगा इसके लिए, n की वैल्यू 1 का स्क्वायर रहेगा ना, मतलब ऐसा बन जाएगा। देखो ये जो वैल्यू आप लोग की ऐसी बन जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये लेमन सीरीज के हो गया। अब बाल्मर सीरीज के लिए इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू उससे हायर स्टेट की। ठीक है, लेमन सीरीज में अब ये 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, कुछ भी, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आ रहा है, इन्फिनिटी से भी आ सकता है। इसी के साथ साथ जब बाल्मर में लोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, बाकी ये कहीं से भी 3 से 4 से 5 से कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। फंड सीरीज में हो तो n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 थी, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और ये वैल्यू 6, 7, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है और फॉर्मूला आप लोग के ऐसे अलग अलग बन जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड के लिए आप लोग इसके स्पेसिफिक फॉर्मूलेज लिख दोगे। एग्जाम में डायरेक्टली आता है ये ड्रॉ करने का, तो ये ड्रॉ करना सीख लो। ये वैल्यूज आप लोग को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ये मैंने आपको समझा चुका हूं कैसे करना है। साथ में यार लेमन सीरीज में कौन रेडिएट होता है वो आपको याद होना चाहिए। लेमन कब पीते, जब ज्यादा धूप होती है, तो धूप में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट, तो लेमन, ऐसा कुछ याद कर लो यार, है ना। बाल्मर सीरीज है, बालों को देखने के लिए आंखों का विजन होना चाहिए, तो विजिबल लाइट, ऐसे कुछ करके याद कर लो। बाकी जो पैस्चन, ब्रैकेट और पी फंड है इसमें तो यार इंफ्रारेड ही एमिट होती है, तो ऐसे करके आप लोग को याद रह लेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज समझ में आई। तो याद रखना जो आप लोग का एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है उसमें याद रखना मैक्सिमम लाइट आप लोग की यहाँ पे दिखाई नहीं देती, कुछ ही स्पेसिफिक लाइट की वेवलेंथ आप लोग को शो होती है और स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया डार्क रहता है, कुछ ही कलर्स आपको दिखने वाले हैं। इसके साथ साथ अगला है आप लोग का वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता यह है
कि जब आप लोग व्हाइट लाइट को कोल्ड गैस से पास आउट करवाओगे और फिर प्रिज्म से वो लाइट पास आउट होगी तो आप लोग को यहाँ पे कुछ डिस्पर्शन होगा जिसके थ्रू आप लोग का एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा उसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, जो ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाती है, जो आप लोग को यहाँ शो नहीं होती है। मतलब कंटिन्यूअस जैसा ही दिख रहा है लेकिन कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ यहाँ एब्जॉर्ब हो चुकी है और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट दिखाई दे रही है। बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे आप लोग हॉट गैस यूज करते हो, यहाँ कोल्ड गैस का आप लोग यूज करते हो। बाकी पूरा का पूरा फिनोमेना सेम टू सेम है। यहाँ पे आप लोग का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कुछ ऐसा दिखता है। देखो यार, देख लो तो देखने में आपको याद रहेगा, विजुअलाइजेशन के थ्रू आप लोग को चीजें याद रहेगी। ये चीज याद रखना कि जो स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क थी वो एब्जॉर्प्शन में दिखती, दिख रहा है यहाँ पे डार्क था तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ ऐसी स्पेसिफिक वेवलेंथ थी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग थी वो एमिशन में दिखाई देती है। तो ये एक दूसरे के यार वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। आई होप आप लोग को ये चीजें याद रहेगी। मैं जानता हूँ यार वीडियो थोड़ा यार मैंने जल्दी जल्दी कवर अप करवाया हूँ, बट यार ये लास्ट मोमेंट के लिए और मेरे ख्याल से इतना आप लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा जिसके थ्रू आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये काफी ज्यादा अच्छा लेक्चर लगा होगा, सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली होगी। उसके बाद बेसिकली आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है। जो मैंने बुक आप लोग को बताया, आप चाहो तो उसको किंडल के थ्रू भी ले सकते हो, कम दाम में आपको ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगी। जल्दी से उसको ओपन करें, एटम चैप्टर पे जाएं और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तगड़े वे में कर ले। तो ये करने के बाद होप सो आप लोग का सारा टॉपिक अच्छे से कवर अप हो जाएगा इस चैप्टर का। तो चलिए एंड करता हूं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।